नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में नोटिफिकेशन को डिटेल से समझाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था लेकिन वो पूरी तरह से अब बेकार है। क्यों? क्योंकि वो पुराने सिलेबस के आधार पर वीडियो तैयार किया गया था। ठीक, तो उसे आप लोग ना देखें और इसके बारे में डिटेल से सुने, चाहे स्पीड आप फास्ट कर लें लेकिन वीडियो पूरा देखें। मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके काम आएगा। ठीक, अब शुरू करते हैं। तो पीडीएफ पे आपको ध्यान नहीं देना, मेरी बातों पे ध्यान देना है। ठीक, यदि आप स्टेनोग्राफी के कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो उन्हें ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके सीआरपीएफ के एग्जाम में जब टीयर 2 में आप पहुंचेंगे तो उससे संबंधित डिक्टेशन यहाँ भरमार लगी हुई है। 100+ डिक्टेशन यहाँ पर हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगे और फ्यूचर में उससे संबंधित और भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। ठीक, अब शुरू करते हैं फॉर्म के बारे में। रजिस्ट्रेशन 4 जनवरी से शुरू होगा और 26 जनवरी से जस्ट पहले 25 जनवरी के दिन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। उस बीच में आप अपना फॉर्म भरिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। ठीक, एएसआई स्टेनो के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुल 143 पोस्ट है, 143। वहीं पर हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है वो 1315 पोस्ट है। ठीक, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, वो है कि आप फॉर्म भरने के लायक हैं या नहीं। लायक मीन्स एज आपकी। यदि आप 26 जनवरी 98 से पहले के हैं तो यह शर्त है कि आप यूआर कैटेगरी के या फिर कहें कि जनरल कैटेगरी के नहीं होने चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि उससे पहले के सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन टाइप के जो लाभ मिलते हैं लोगों को एज के, सिर्फ वही लोग फॉर्म भर पाएंगे। सबसे छोटी आयु जो है वो है 25 जनवरी 2005 की, जहाँ पर ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, जिनको भी छूट चाहिए, छूट के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट कैसे होने चाहिए? सर्टिफिकेट ऐसे होने चाहिए जैसे लास्ट में दिखाए गए हैं आपको। ठीक, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो आपको इन्हीं प्रोफार्मा पे सेम टू सेम, ठीक, आपको अपने सर्टिफिकेट तैयार कराने हैं। इस बात को विशेष ध्यान दें कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के, यदि आप यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान जहाँ से भी हैं, ठीक, आपके जो स्टेट का सर्टिफिकेट बनता है आप उसको लेकर बिल्कुल भी ये सब क्लेम ना करें। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सेम टू सेम यही आप प्रिंट आउट निकलवाइए और अपनी कचहरी में या जिससे भी कैफ़े वगैरह से आप बनवाते हैं वहाँ से यहाँ पे अपनी डिटेल भरवाइए और इन्हीं को फाइनल मोहर वगैरह लगवा के तैयार करा लीजिए। वो हर डॉक्यूमेंट वहाँ पर मान्य होगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। जो फॉर्म भरने की आखिरी तिथि यानी 25 जनवरी 2023 तक के बने होंगे। 26वीं तारीख के बाद के जितने भी सर्टिफिकेट होंगे वो कोई मान्य नहीं होंगे, चाहे वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के हो या सर्टिफिकेट संबंधित हो आपके कैटेगरी से संबंधित, ठीक, या किसी लाभ से संबंधित। तो सारे सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए जब भी फॉर्म भरेंगे उसके जस्ट लास्ट डेट तक के, यानी 25 जनवरी। ध्यान दीजिएगा, 25 जनवरी से पहले के। ठीक, अब आते हैं आगे कि एग्ज़ाम जो है उसके एडमिट कार्ड्स कब आएंगे। नोटिफिकेशन वगैरह तो आ गया, आपने फॉर्म भी भर लिया, तो एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा वैलेंटाइंस के जस्ट अगले दिन, यानी 15 फरवरी, मिड ऑफ फरवरी। उसके बाद एग्ज़ाम डेट क्या होनी है, तो अभी ये बताया जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा हमारे हिसाब से तो वो एग्ज़ाम डेट होगी आपकी 22 से लेके 28 फरवरी, यानी लास्ट के 7 दिन 28 फरवरी महीने के। ठीक, तो आप इसी एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से आगे बढ़ाइए। फिर ये होता है कि अच्छा एडमिट कार्ड है या एग्ज़ाम देने हम चले गए, तो हाँ, आप पहले जो एग्ज़ाम देने जाएंगे वो होगा सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यदि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं जानते हैं तो आपको एक मॉक टेस्ट वेबसाइट से भी मिल सकता है। सीआरपीएफ की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ कैंडिडेट कॉर्नर पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप कैसा वहाँ पे इंटरफेस होगा जो आपको टेस्ट देने को मिलेगा वैसा आप डेमो देख सकते हैं। ठीक, अदरवाइज आप मॉक टेस्ट वगैरह फ्री में देख सकते हैं। संडे को तमाम वेबसाइट्स प्रोवाइड कराती हैं, टेक्स्ट बुक हो गया, बाइजूस हो गया, इस तरीके से। ठीक, और फिर इसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे, प्री क्वालिफाई कैसे करेंगे, आपके मार्क्स जो भी होंगे हिंदी या इंग्लिश, ठीक, प्री का जो सिलेबस है आप उस पर एक बार ध्यान दें। तो सिलेबस में आपके प्री में जो सब्जेक्ट आने हैं वो है हिंदी अथवा इंग्लिश। आपको दो में से एक विषय चुनना है जिसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। यदि आप हिंदी चुनते हैं तो आपको वहाँ पेपर सिर्फ हिंदी में, और यदि आप इंग्लिश चुनते हैं तो इस विषय का पेपर आपको सिर्फ इंग्लिश में। इसके बाद के जो बचे हुए 3 पेपर हैं यानी 25 25 25 75 नंबर के पेपर, चाहे आपके एप्टीट्यूड के हो, इंटेलिजेंस के हो या क्वांट एप्टीट्यूड के हो, ये तीनों पेपर आपको दोनों भाषाओं में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पहला सेट होगा हिंदी अथवा इंग्लिश का, ये सिर्फ एक ही भाषा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये तो हो गए आपके 90 नंबर का, 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे का पेपर हो गया। 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के हो गए। ठीक, हर सवाल जो आप गलत करेंगे उसके 0.25 यानी 1/4 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। इस बात को आप ध्यान रखें।
पेपर का स्तर कैसा होना है, तो पेपर का स्तर जो है वो आपके 12वीं का लेवल होगा, ये साफ साफ बता दिया गया है। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखें, पुराने पेपर्स को ध्यान में रखें, लेकिन इसके साथ साथ 12वीं तक के लेवल की मैथ, इंग्लिश, ये सब आप तैयार करके जाएं। ठीक, परीक्षा में भाषा आपको बताया जा चुका है कि हिंदी अथवा इंग्लिश आपको हमेशा चूज करने को मिलेगा। बस आपको पहले सेगमेंट में जहां आप हिंदी अथवा इंग्लिश का विषय चुनेंगे वहां आपको एक ही भाषा मिलेगी। ठीक, अब जो भी योग्यता आप अपने मतलब कि दिखा रहे हैं कि हाँ मैं इस फॉर्म को भरने के लिए लायक हूँ नहीं हूँ, तो आप जैसे बताएंगे मैं इंटरमीडिएट हूँ या ग्रेजुएट हूँ या मेरे पास ये सर्टिफिकेट है इसके लिए 10+2 के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट आप अभी लगाइए और ये सारे चेकिंग जो होंगी वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होंगी, जो कि लेवल नंबर 4 होगा इस परीक्षा का। ठीक, उसके बाद हर डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट आपको ध्यान देनी है, जो भी आप नया बनवाएंगे वो 25 जनवरी से पहले तक का बना होना चाहिए। अब जितने भी आगे जाके आपके एडमिट कार्ड निकलेंगे उन सभी एडमिट कार्ड की 2 कलर कॉपीज आपको निकलवानी है। एडमिट कार्ड कलर में निकलवाने, और 2, एक आपका हमेशा सेंटर पे जमा हो जाएगा और एक आपको हमेशा अपने पास रखना होगा, जो आगे आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काम आएगा। ठीक, प्री में जो भी नंबर आप ले आएंगे 100 में से, वो नॉर्मलाइज होगा। क्यों? क्योंकि आपके लगभग 7 दिन पेपर होंगे, तो 7 दिन पेपर में सभी लोगों के नंबर को नॉर्मलाइज किया जाएगा और फिर एक मेरिट तैयार की जाएगी, फाइनल कट ऑफ तैयार की जाएगी। ठीक, इसके अलावा आपको कहीं भी आगे जाके जितने भी एग्जाम होने हैं, ठीक, जैसे आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग या शॉर्ट हैंड वगैरह, वहां पर आपको कोई नंबर नहीं मिलना है। इस बात को आप ध्यान दें। आपको सारा जोर लगाना है आपके सिर्फ प्री में। जितने नंबर आप प्री में ले आएंगे, 80% नंबर आप ये दिमाग में बैठा के जाइए। यदि आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए तो 80% नंबर आपको बनाने ही बनाने हैं। ठीक, और प्री के बाद फिर आपको कहीं कोई नंबर नहीं मिलना है, ना स्किल टेस्ट में, ना पीएचडी में, ना डीवी में, ना मेडिकल टेस्ट में। ठीक, तो ये बात आप समझ लीजिए, प्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, डेमो के लिए आपको तमाम वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहाँ जाकर आप खूब ट्राई कीजिए अपने टेस्ट। प्री क्वालिफाई करने वाले सभी कैंडिडेट्स को स्टेज 2 में, 3 में, 4th में, 5th में ऐसे क्रमशः बुलाया जाएगा। वो सारे जितने भी आगे प्री के बाद पेपर होने हैं वो सारे सीआरपीएफ के सेंटर्स पे होंगे, जो भी नियर बाय होंगे। ठीक, एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए इस पीडीएफ में बताया गया है, वो आप अपने हिसाब से अपना स्टेट चुन लीजिए और उसमें 3 सेंटर चुन लीजिए, जो भी वहाँ पर एलोकेट हो पाएगा हो पाएगा। ठीक, यदि कोई सेंटर आपको, जैसे आपने पहला चुना, वो आपको नहीं मिला है, दूसरा तीसरा भी नहीं मिला आपको, तो उसका एक कारण हो सकता है कि उस जिले के वो सेंटर्स या तो बहुत मतलब कि वहाँ पे कैंडिडेट्स बहुत कम जो है फॉर्म भरे हैं, या तो ज़रूरत से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने भर दिया है, जिसके कारण अब वहाँ पे सेंटर मिल पाना मुश्किल है। ठीक, इसलिए वो आसपास के अदर रीजन्स में आपको भेज सकते हैं, ये भी उसमें नोटिफिकेशन में बताया जा चुका है। ठीक, फिर आते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में जो कैंडिडेट्स स्टेनो के हैं, ठीक, एएसआई वाले, वो ध्यान दें कि उनको 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट यानी 800 शब्द की शॉर्ट हैंड लिखनी है। ठीक, और यदि वो इंग्लिश के होंगे तो उन्हें 50 मिनट मिलेगा ट्रांसक्राइब करने के लिए, और हिंदी वालों के लिए 65 मिनट्स मिलेगा। जो भी लोग शॉर्ट हैंड तैयारी करते हैं उनको ध्यान देना है कि वो जब अपनी शॉर्ट हैंड कॉपी में स्टेनो लिखेंगे या शॉर्ट हैंड लिखेंगे, वो ध्यान दें उस समय हिंदी अथवा इंग्लिश उस कॉपी में बिल्कुल ना लिखें। ये बहुत साफ शब्दों में इस पीडीएफ में बताया जा चुका है कि यदि आप ऐसा करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको बाहर किया जाएगा, ये निश्चित है। ठीक, दूसरा, आप एग्जाम से बाहर कैसे हो सकते हैं? यदि आपकी 40 गलतियां, समझ रहे हैं, यानी 5% आपकी मिस्टेक्स हैं तो ठीक है, आप बच जाएंगे। लेकिन अगर 40 से आपकी गलती 40.5, 41 हुई या 5.1 या 0.1 भी हुई परसेंटेज में, तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको अपनी मिस्टेक्स बचानी है। मिस्टेक्स कैसे बचेंगे? जब आप बार बार शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन करते रहेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल पे हमारे बहुत सारे वीडियोस पड़ी हैं, वो आध्यात्मिक प्लेलिस्ट जो बनी हुई है और डेली एडिटोरियल्स की, आप इनको रेगुलर फॉलो करिए, अभी से लिखते रहिए। डेली 1-2 वीडियोस लिख लिया करिए और उसके बाद अपने रिटन एग्जाम पे खूब फोकस करिए। फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल वाले ध्यान दें कि जो भी कैंडिडेट्स हैं मिनिस्ट्रियल वाले, उनको यदि वो इंग्लिश टाइपिंग चूज करते हैं तो उनको 35 वर्ड पर मिनट 10 मिनट तक आपको टाइप करना है। ठीक, और जो हिंदी वाले कैंडिडेट होंगे, मतलब हिंदी टाइपिंग सीखने वाले, उनके लिए बताया गया है कि वो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करेंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि हम फॉन्ट कौन सा, हमें फॉन्ट कैसा मिलना है वहाँ पे टाइपिंग के लिए, तो आपको फॉन्ट ये मिलेगा। आप रेमिंगटन गेल, ध्यान रखिए इसको कि रेमिंगटन गेल यानी जिसमें ये क्यू वाली बटन से एफ दबता हो और ए वाले से आ की मात्रा, इस तरीके से आप इसको ध्यान दे लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक, ये कीबोर्ड का जो लेआउट है ये सीआरपीएफ की वेबसाइट से निकाला है मैंने,
तो उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि मंगल फॉन्ट में रेमिंगटन गेल का जो की लेआउट होता है आपको यही टाइपिंग में मिलेगा। ठीक, तो आप हमेशा टाइपिंग करने से पहले अपना कीबोर्ड एक बार ध्यान दे लें और फिर उस पर खूब प्रैक्टिस करना शुरू करें। ठीक, अब जो है गलतियाँ, यदि आपकी गलतियाँ 5% तक हैं तब तो आपकी टाइपिंग सक्सेसफुल है। ठीक, यदि आपकी गलती 5% से ज़्यादा है तो ये देखा जाएगा कि आपने कितना अधिक मैटर टाइप कर दिया। सपोज कीजिए आपकी स्पीड 55-60 की है तो आपने खूब ढेर सारा मैटर टाइप कर दिया और आपकी गलती मान लीजिए 5% से थोड़ी ज़्यादा है, तो आपके साथ क्या होना है कि 5% से जितनी गलतियाँ, मान लीजिए 2 गलतियाँ हैं आपकी, तो हर गलती पे आपके 10-10 वर्ड घटाए जाएंगे। ठीक, मान लीजिए आप 60 की स्पीड से टाइप करते चले गए 10 मिनट तक, तो आपने पहाड़ खड़ा कर दिया वर्ड्स का। तब उसमें से ऐसा होगा कि आपके जैसे 2 गलतियाँ आई तो 10 और 10 यानी 20 वर्ड्स आपके और उसमें से 600 में से हटा दिए जाएंगे 5% के अलावा। फिर उसके बाद देखा जाएगा अब आपकी स्पीड क्या निकल रही, क्या आप वाकई में क्वालिफाई कर पा रहे हैं 30 वर्ड पर मिनट से, या इंग्लिश में ऐसा होगा कि 35 वर्ड पर मिनट से आप इतनी गलतियों को हटाने के बाद क्वालिफाई कर पा रहे हैं। यदि हाँ तो आप सक्सेसफुल है। ये मैं नोटिफिकेशन को जहाँ तक समझ पाए हूँ वहाँ तक है, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो पूरी तरह से वेलकम है। और टाइपिंग के बारे में यदि और कोई जानकारी आपको चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। आप में से जो लोग जानते होंगे इसके बारे में और भी, वो लोग उसका ज़रूर आंसर करें, और जो मैं जानूंगा वो मैं उसको आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ तक तो आपको मैंने लगभग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। पेज नंबर 13 पे एक इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पेज नंबर 13 ये है। 13 पे आपको ये ध्यान देना है कि पॉइंट नंबर 13.4 ये रहा। 13.4 में ये है कि जैसे स्किल टेस्ट के बाद जो भी कैंडिडेट है वो जब अपनी फिजिकल के लिए जाएंगे, वहाँ पे जब आपकी मतलब बेसिक मेजरमेंट होती है चेस्ट की, हाइट की, तो उनको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए यदि आपकी हाइट थोड़ी सी कम वहाँ पर मेज़र की जा रही है, चेस्ट आपको लगता है कि नहीं आपका चेस्ट है ठीक है 77-78 है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ी है, तो आप वहाँ पे अपील कर सकते हैं अथॉरिटीज़ से। आपकी अपील सुनी जाएगी और आपका दोबारा भी मेजरमेंट किया जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है पॉइंट नंबर 13.4.5 पे। ठीक, तो फिजिकल मेजरमेंट के बारे में यदि आप कहेंगे तो और बता दूंगा। हालांकि ये देखिए हल्का सा एक देख ही लीजिए आप लोग कि जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हीं की फिजिकल मेजरमेंट होगी, मतलब चेस्ट की। फीमेल कैंडिडेट्स की नहीं, फीमेल कैंडिडेट्स की सिर्फ हाइट चेक होती है। उनकी भी हाइट कितनी चाहिए, 155 चाहिए, ठीक है नॉर्मली। और जो अदर कैटेगरीज, जो स्पेसिफिक कैटेगरीज की फीमेल्स हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। मेल के लिए 165, ये ध्यान दें। और चेस्ट एक्सपेंशन के बाद उनका मिनिमम 82 होना ही चाहिए, और बेसिक जो है उनका चेस्ट नॉर्मल जो होता है वो 77 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका चेस्ट में होना ही चाहिए, वो चाहे जैसे हो। अब जैसे आप नॉर्मली आपका चेस्ट मान लीजिए 85 है, फिर भी आपके पास कंडीशन है कि आपको जो है खूब बढ़िया छाती में हवा भरनी है और खूब ज़ोर से फुलाना है, फुला के आपको 5 सेंटीमीटर दिखा देना है। ठीक है, आप कितना भी दिखा सकते हैं लेकिन मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके चेस्ट में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर आप वहाँ पर अपना पीएचडी क्वालिफाई कर लेंगे। पीएचडी जो भी क्वालिफाई कर लेंगे उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी आपने फॉर्म भरते समय जो जो डॉक्यूमेंट लगाए थे और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट डिमांड करेगा सीआरपीएफ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे। उनकी 2-2 कॉपीज़, 3-3 कॉपीज़ जो भी होगा वो डीवी के समय आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट होगा और फिर फाइनल की राह आसान। दैट्स ऑल। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम लिख डालिए, और जो भी सही जानकारी मेरे पास होगी मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, और जो नहीं जानकारी होगी उसको मैं नहीं दे पाऊंगा, ये मैं साफ साफ शब्दों में बता दे रहा हूँ। ठीक, जो लोग शॉर्ट हैंड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिर से एक बार अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर तो कर ही दीजिएगा सभी लोग, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब वही लोग करें जो शॉर्ट हैंड सीखते हैं। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस सिर्फ शॉर्ट हैंड की अपलोड की जाती हैं, जिससे जो लड़के या जो कैंडिडेट शॉर्ट हैंड नहीं सीखते हैं उनके लिए बड़ा बोरिंग हो जाता है। दिन में 3 बार नोटिफिकेशन जाती है और वो फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ठीक, तो मेरी अपील यही है कि शॉर्ट हैंड वाले कैंडिडेट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।